तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल से ही लगातार ये खबर हम सभी सुन रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो तनाव, ख़ासतौर पर गलवान घाटी लद्दाख में, और पहले खबर आई कि हमारे 3 जवान शहीद हुए। उसके बाद शाम होते होते बल्कि रात को पता चला कि 20 जवान हमारे शहीद हुए। और एक और खबर आई, वो ये कि फिर पलटवार में चीन के भी करीब 43 जवान या अफसर या तो मारे गए या फिर इंजर्ड हुए हैं। कुछ वक्त पहले मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी डिटेल में कि आखिर चीन और भारत के बीच में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारी सरहद या बॉर्डर पे चीन हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता है। डोकलाम हमने देखा, यहाँ पे भी देखा। तो पूरी जो कहानी थी वो डिटेल में आपको मैंने उस दिन बताई थी, ख़ासतौर पर ये गलवान घाटी की, कि वहाँ पे ऐसा क्या है, क्यों चीन वहाँ पे घुसपैठ कर रहा है और उसकी अहमियत क्या है। मई से ही इस साल, बल्कि अप्रैल एंड से, चीन ने अचानक लद्दाख में गलवान घाटी में घुसपैठ करने की जो कोशिश थी वो तेज़ कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके सैनिक अंदर आ रहे थे। उसने क्या किया कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चीन के बीच में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे और चीन के बीच में जो सरहद लगती है, वो सरहद कागज़ पे तो है, ज़मीन पर नहीं है। मतलब ज़मीन पे इसलिए नहीं है कि कई सारी मजबूरियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहाँ पे कटीले तार लगाने या लकीर खींचना बड़ा मुश्किल काम है, और इसी का फ़ायदा हमेशा चीन उठाता रहता है। अप्रैल के बाद लद्दाख में इस गलवान घाटी में जो 1962, एक तो LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह है क्या, 1962 में जब इंडिया और चीन के बीच जंग हुई जो 1 महीने चली थी, जिसमें चीन कहता है कि हमने उस जंग में हमारी बढ़त थी, जीत हासिल की। उसी जंग के बाद जो जहाँ जैसे थी, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था और उसको एक LAC माना गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस जंग में 1962 में लद्दाख में इस गलवान घाटी के कुछ हिस्से पे चीन ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर एक तय हुआ था कि ठीक है, यहाँ से तुम्हारी सरहद है, यहाँ से हमारी सरहद है, बीच में एक नदी है, और सारा झंझट वहीं से शुरू होता है। तो चीन क्या करता है कि जो भी उसको अपना सरहद वो मानता है, वहाँ पे वो लगातार सड़क बना रहा है, वहाँ पे वो लगातार फौजी सामान, फौजी गाड़ियाँ, फौजी दस्ते या आसानी से पहुँच सके उसका पूरा रूट तैयार करता है। हमारे जितने भी डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब का ये मानना है कि LAC के उस पार जो चीन के पास है, वो ज़्यादा अपने यहाँ सहूलियत रखता है, सड़कें बनाने से लेकर बाकी चीज़ें। हमने 62 तक ये चीज़ें नहीं सोची थी, लेकिन जैसे से वक्त बीता हमने भी ये सोचना शुरू किया। और यही वजह है कि चाहे वो डोकलाम हो, जब चीन बना रहा था वहाँ पे सड़क, तो हमने उसका विरोध किया। जो आपके नाथुला के पास है, वहाँ पे भी यही सीन थी, जो विरोध किया। अब लद्दाख में ये चीज़ें शुरू हुई, तो हम ना सिर्फ, पहले तो हम सिर्फ विरोध करके चुप हो जाते थे। अब ये हुआ कि हम विरोध तो करते हैं कि चीन तुम क्यों सड़क बना रहे हो, लेकिन हमने भी अब अपना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारा हिस्सा, हमारी सरहद है, हम कुछ भी करें। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी था कि ये सारे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते हैं, मुश्किल होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, जंग की नौबत आ जाए, कोई घुसपैठ हो, तो कम से कम हमारी जो रसद है, सामान है, हथियार हैं, गाड़ी हैं, फौजी हैं, वो आसानी से और वक्त पे वहाँ पहुँच सके। तो इसीलिए सड़क और ये पुल सारे बनाने ज़रूरी है। तो चीन तो बनाता है, हम मना करते हैं तो वो सुनता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो चीन को फिर मिर्ची लगी, वो लगातार विरोध करता है। इस बार के विवाद की कहानी यहीं से शुरू होती है। अप्रैल एंड के बाद हमें ये पता चला कि चीन अपने वाले हिस्से में, गलवान घाटी के उस तरफ, वो सड़कें भी बहुत अच्छी बना ली और उसकी सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रही है। हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे इसलिए था कि इसी के आसपास पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, POK भी है, और पाकिस्तान और चीन के रिश्ते हम सब जानते हैं, हमारे पाकिस्तान से रिश्ते भी सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये लगा कि चीन इस तरीके से रास्ते बना रहा है तो हमारे लिए आगे चल के मुश्किल पैदा हो सकती है। तो चीन माना तो नहीं, बाज नहीं आया। हमने भी इधर बनाने शुरू किए, तो इस पर चीन ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन हमारी काम जारी रही। मई आते आते फिर तनाव बढ़ने लगा। पता चला कि चीन ने कुछ कैंप भी बना लिए हैं गलवान घाटी के पास, और वहाँ पे उनके सैनिकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे मई आते आते पता चला कि इस गलवान घाटी में, इस सरहद के पास, LAC के ऊपर चीन के करीब 5000 सैनिक जमा हो गए।
और इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले नहीं थे। अगर इंडिया की बात करें तो करगिल वाला अगर हम देखें, करगिल के वक्त में सबसे ज़्यादा किसी बॉर्डर पे जो जमावड़ा हुआ था फ़ौज का, हमारा करगिल के वक्त हुआ था। उसके बाद अब चीन ने ये करना शुरू किया, तो जवाब में हमें भी तैयारी करनी थी। तो हमने भी अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी और इस गलवान घाटी के आसपास भारतीय फ़ौज की भी तादाद लगभग उतनी होने लगी जितनी चीन की थी। हमारी भी गाड़ियाँ और बाकी चीज़ें पहुँचने लगी। सड़क बनाने का, पुल बनाने का काम हमने भी जारी रखा। चीन इससे चढ़ गया और वो लगातार हमें उकसाने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में कुछ झड़प भी हुई और तनाव बना हुआ था दोनों तरफ। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि करीब 40-45 साल पहले इंडिया और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था और वो समझौता ये था कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चीन के बीच में है, उस पर जब भी कोई गश्त होगी LAC के ऊपर, कोई पेट्रोलिंग होगी, तो दोनों तरफ के जवान निहत्थे होंगे। उनके पास बंदूकें नहीं होंगी, उनके पास गोलियां नहीं होंगी। ये हमारा 45 साल पुराना एक एग्रीमेंट है, समझौता है। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग चौंके भी होंगे जो खबर आ रही है कि इस बार झड़प में करीब हमारे 20 जवान शहीद हुए, 43 उनके भी मारे गए या ज़ख्मी हैं चीन के। तो ये झड़प का क्या मतलब होता है? सरहद पे लड़ाई होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं। लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चल रही हैं। कैसे शहीद हुए और कैसे झड़प हुई, जो खबर आई उसकी वजह यही है कि ये हमारे बीच में समझौता है कि हम गश्त के दौरान LAC पे हथियार लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि अगर कोई झगड़ा हो गया, कुछ बात बिगड़ गई, तो कम से कम अनजाने में भी गोली ना चले। और यही बात है कि 45 साल के बाद ये खूनी झड़प हुई है। तो दोनों के बीच तनाव बढ़ा हुआ था, सैनिक का जमावड़ा बढ़ रहा था, उधर वो सड़क बन रही थी, टेंट लगा लिया चीन ने, हमारी तरफ से भी इधर तैयारी पूरी थी। बट तनाव जब बढ़ा तो फिर दोनों तरफ से बातचीत भी शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान ये हुआ कि चीन से कहा गया कि आप थोड़ा अपना LAC जो एक्चुअल है, आप उसमें हमारे तरफ घुस आए हो, तो आप पीछे जाओ जहाँ पे LAC है, तो तनाव नहीं होगा। उस बातचीत में चीन ने माना और उसने कहा ठीक है, हम पीछे चले जाएंगे, फिर आगे की भी बातचीत होगी, बातचीत से मसले को हल कर लेंगे। लेकिन चीन पीछे नहीं हटा, लगातार बातचीत होती रही, चीन पीछे नहीं हटा। इसी के बाद 15 जून की रात हमारी तरफ से चीन को समझाने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी पहुंचती है LAC के ऊपर, जिधर चीन के सैनिक थे। जो कमांडिंग अफसर 16 बिहार रेजिमेंट के थे, कर्नल संतोष बाबू, इनकी अगुवाई में यह टीम पहुंची, कर्नल संतोष बाबू के, और जाकर चीन के सैनिकों से इन्होंने बात की कि जो भी उनके अफसर थे कि आपसे बात हो रही है, आपने वादा किया था कि आप पीछे हटेंगे, फिर आप आगे आ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, हम पे दबाव बढ़ रहा है। रात का वक्त था और चूंकि एक एग्रीमेंट है कि आप हथियार लेके नहीं जा सकते, आप गोली लेके नहीं जा सकते LAC पर, तो इसीलिए ये सब ऐसे ही निहत्ते थे। तो जब बातचीत करने के लिए गए तो उधर चीनी सैनिक टुकड़ी जो थी वो पहले से ही शायद प्लान करके बैठी हुई थी कि ये बातचीत का कोई मतलब नहीं, इनको थोड़ा डराओ धमकाओ। तो कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में जो सैनिक टुकड़ी पहुंची, बात करने के लिए गई थी, नेगोशिएशन करने के लिए गई थी, उनको समझाने के लिए गई थी, लेकिन उल्टा उन्होंने हमला कर दिया। हमला किस चीज़ से किया? कटीले तार थे, पत्थर थे, ईंट थी, इन चीज़ों से, और लोहे के रॉड थे। अब जो हमारे उस वक्त सैनिकों की तादाद थी, उसके मुकाबले में चीनी सैनिकों की तादाद 3 गुना ज़्यादा थी। अगर हमारे करीब 100 थे तो उनके आप मान के चलिए कि 300 थे। तो अचानक हुए इस हमले से कुछ समझ ही भी नहीं आया, और वहीं पे नदी भी बह रही थी, तापमान भी बहुत कम, और इसी वजह से हमारे कुछ जवान वहीं पे शहीद हो गए। कुछ को चीन ने बंधक बना लिया, करीब कहते हैं कि 25 से 40 अपने जवानों को। उसके बाद कुछ खैर आए, जब तक खबर मिली हमारे बाकी की चौकी पे, पोस्ट पे कि ऐसा ऐसा हुआ है। 40 मिनट के बाद हमारी टीम फिर इसका जवाब देने के लिए उधर भागती है, जाती है। अब दोनों तरफ से हाथापाई और यही सब चल रही है, गोलियां नहीं चल रही हैं अभी तक। और करीब 3 घंटे तक ये झड़प हुई, 15 जून की रात। 3 घंटे की झड़प के बाद आखिरकार फिर कुछ बीच में बड़े लोग आए जो अफसर, और सुलह सफाई हुई। उसके बाद इसमें कर्नल संतोष बाबू बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे, बचाया नहीं जा सका, वो शहीद हो गए। साथ में 20 और जवान थे, जिसमें से बहुत चोटें गंभीर आई थी। शुरू में पहले 3 शहीद हुए, फिर धीरे धीरे पता चला। कुछ को बंधक बना रखा था चीन ने, बाद में उनको एक एक करके छोड़ा गया। तो 39 में से करीब 25-30 को छोड़ भी दिया गया।
अब भी कह रहे हैं कि कुछ हमारे जवान बंधक हैं, और कुछ की बाद में कुछ हमारे जवानों की जो लाशें थी वो उस नदी से भी मिली। और इसी दौरान में उधर चीन को भी काफ़ी नुकसान हुआ। करीब 43 जवान और उनमें एक सीनियर अफसर है, उनमें से ज़्यादा की मौत हुई। जो चीन के ये मौत पीस है मीडिया की, उसने रिपोर्ट दी और उसने कहा है कि हमारे जवानों की भी मौत हुई है, लेकिन फिगर नहीं दिया। चीन का ये शुरू से रवैया है कि चीन कभी भी अपने जवानों की मौत के आंकड़े नहीं देता है, ये शुरू से। हमारे यहाँ चूँकि डेमोक्रेसी है तो आर्मी ने भी स्टेटमेंट जारी किया, हमने बाकायदा बताया भी कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और 43 उधर से हुए हैं घायल और जो मारे गए, लेकिन चीन ने फिगर कोई नहीं दिया। तो इसके बाद अगले दिन से फिर एक एक करके हमारे जवानों के जो पार्थिव शरीर है उनको उधर से लाया गया। कुछ चीन ने सौंपे, कुछ जो बंधक बनाए थे उनको सौंपे, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि तनाव हो गया था उधर। तीनों सेना अध्यक्षों की यहाँ पे बैठक हुई, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। उसके बाद फिर पीएम तक ये रिपोर्ट गई और पीएम ने फिर आज बयान भी दिया है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और उकसाएगा जो तो हम उसका बदला लेंगे। लेकिन अब ये खबर आई है कि मेजर रैंक के अफसरों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू हुई है चीन और हमारे साथ उस बॉर्डर पे लेकर, और देखिए उसका क्या होता है। तनाव दोनों तरफ अभी भी है, जवानों में भी है, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने पीठ पे छुरा घोंपा, हमारे सैनिक जो बातचीत करने के लिए गए थे उनको समझाने गए थे कि जो बातचीत चल रही है उस वादे के हिसाब से आपको पीछे जाना है, और चीन ने अचानक हमला कर दिया। तो ये चीन पहले भी कर चुका है। 62 में हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और चीन ने उल्टा हमला कर दिया था। और ये जिस जगह पे कल सब कुछ हुआ उस 15 तारीख की रात को, वहाँ पे 62 के टाइम में भी 62 की लड़ाई में भी चीन के साथ झड़प हुई थी, और तब चीन ने कुछ इलाका हमारे कब्जे से ले लिया था। और फिर चीन की तरफ से आज हालांकि अभी बातचीत चल रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट भी आ रहा है कि पूरी गलवान घाटी का ये हिस्सा हमारा है, चीन का हिस्सा है, जबकि वो हमारा है और 62 से पहले भी हमारा था। तो बातचीत चल रही है, कोशिश यही है कि इस तनाव को कम किया जाए। तो क्या होता है, हालांकि मेरा अपना मानना है कि चीन बातचीत तो करता है, कहता भी कुछ है, लेकिन करता हमेशा कुछ और है, तो उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चीन की भी इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ, कोरोना से दुनिया परेशान है, तो चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इसके 3 रीज़न बता रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि चीन इन चीज़ों को दबाकर, इन चीज़ों को मतलब एक तो धमका कर अपने LAC के एरिया में कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, और इसकी जो लड़ाई की शुरुआत होती है वो सड़क और पुल के निर्माण से होती है। तो जहाँ जहाँ पे भी चीन है, जैसे डोकलाम में उसने कोशिश की, गलवान में भी वो अपने इलाके में जो उसने कब्जा कर रखा है वहाँ पे वो सड़क बना रहा है ताकि उसकी रसद गाड़ियाँ आसानी से पहुँची जा सके। भारत इसका विरोध करता रहा, लेकिन उसने सुना नहीं। लेकिन पलटवार में जब अब भारत ने वहाँ पे अपने हिस्से में उसी गलवान घाटी में सड़कें बनानी शुरू की, तो अब चीन को बुरा लगा। अब वो इसको रोकने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है, और इसीलिए इसको डाइवर्ट कर रहा है पूरे इशू को। तो सड़क निर्माण पहली वजह है जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्ते जो हैं इस वक्त तल्ख हैं। दूसरी वजह इकोनॉमी है। इकोनॉमी इसलिए है कि हाल में एक चीज़ हुई, और हुआ ये कि कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने में पूरी दुनिया में स्लो डाउन है, बंद है सारी चीज़ें, तो उसके वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ी है, इकोनॉमी भी गिरी है, और हर देश परेशान है इसको लेकर, और इसका आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा असर हो सकता है, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी जा सकती है। लेकिन पहली चीज़ सड़क निर्माण, जिसने इन दोनों के बीच में एक तनाव और उसकी दीवार खड़ी की। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इकोनॉमी। वो क्यों इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये चीन जो ये सब कुछ कर रहा है, वो आपको बताता हूँ। चीन के सेंट्रल बैंक जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, चीन का ये सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के जो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक है HDFC, इसके 1.7 करोड़ शेयर को खरीदा कुछ वक्त पहले। चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के जो प्राइवेट बैंक है, जो निजी बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है HDFC, उसके 1.7 करोड़ शेयर चीन के सेंट्रल बैंक ने खरीद लिया। अब इसके बाद चीन बाकी भी भारतीय जो कंपनियां हैं उनमें ज़बरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है। इस कोरोना काल के बाद की बात है ये सारी चीज़ें।
अब ये सारी जितनी भी आप कंपनियां हैं उसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश कर रहा है। तो सवाल ये कि ऐसा क्यों कर रहा है? तो असल में चीन जहाँ जहाँ पे चाहता ये है कि जहाँ जहाँ पे आर्मी के लेवल पे, फौजी लेवल पे वो मजबूत है, उसके अलावा वर्ल्ड में अगर सुपर पावर बनना है तो इकोनॉमी के लेवल पे भी हर दुनिया में वो घुसपैठ करे, और इसीलिए वो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया हाल में, और ख़ासतौर पर इस HDFC वाली जो शेयर खरीदी गई उसके बाद, कि जो FDI है, विदेशी निवेश यानी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, तो उसके कुछ रूल्स में बदलाव कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्कों के लिए, उन मुल्कों के लिए जिनकी सरहद हमारे देश से मिलती है, जिसमें चाइना भी है। तो FDI में जो अभी तक बहुत सारी ढील थी रूल में, वो सारी चीज़ें सख्त कर दी। इससे चीन तिलमिला गया उसे लगा कि ये क्या है। तो चीन को लगा कि ये भारत जानबूझ के कर रहा है, और चीन को गुस्सा आया, तो उसने कहा कि अब इसका बदला कैसे लिया जाए। तो फिर उसने दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि कोरोना के बाद से चीन दुनिया के तमाम बड़े देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर आप साउथ एशिया को ले लें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं इससे जुड़ी हुई, उसमें चीन के या तो सारे आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे। भारत इन चीज़ों को समझ गया था क्योंकि आने वाला वक्त इकोनॉमी स्लो डाउन का है, इसीलिए FDI के रूल में ऐसी ही कुछ चीज़ें की कि चीन के किसी सेंट्रल बैंक इंडिया में कुछ किसी इस तरह की कंपनियों को ऐसे बेधड़क ना खरीद सके, ना इन्वेस्ट कर सके। तो इसीलिए FDI की शर्तों में कुछ चीज़ें जोड़ी गई जो चीन के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा मुश्किल बना रहा था। तो दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ थी कोरोना को लेकर चीन पे इल्ज़ाम और उंगली। चूंकि 194 कंट्री जो थे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, UN के तहत आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 194 कंट्री, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था शायद डेढ़ महीने पहले, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा था कि इस कोरोना के जन्म और कोरोना के फैलने की वजह क्या है, साजिश है या फिर बाकी कुछ और है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उस 194 कंट्री में एक कंट्री भारत है जिसने इसका पुरजोर समर्थन किया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि शी जिनपिंग ने यह कहा था कि हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा अपने कोरोना के बारे में सारी रिपोर्ट दे दी है, कोरोना को लेके कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन दुनिया जानती है कि बहुत सारी चीज़ें चीन ने छुपाई है। तो इस वजह से 194 कंट्री का साथ देना भारत के लिए और भारत का साथ देना, ये भी चीन को तिलमिला गया। तो बॉर्डर पे LAC जहाँ जहाँ लगती है वहाँ पे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण अब तक चीन करता रहा तो कुछ नहीं, अब भारत ने शुरू कर दिया तो चीन को बुरा लग गया। और चीन मालूम है कि अगर ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होंगी तो आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसे जंग की नौबत आती है तो हमारी भी मिलिट्री, हमारी भी रसद हथियार आसानी से पहुंच सकते हैं, जो 62 में हमारे पास नहीं थी ये सारी चीज़ें। अब वो सारी चीज़ें हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जितने हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर LAC पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारी मूवमेंट सही हो, तो फिर चीन के लिए मुश्किल होगी। तो चीन जब तक सड़क बनाता रहा तब तक कोई बात नहीं थी, हमने बनाना शुरू किया, चीन बुरा लग गया। नंबर 2, इकोनॉमी। चीन पूरी दुनिया पे सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, आबादी के हिसाब से भी देखें तो ये दुनिया के नंबर 1 और 2 कंट्री हैं। पहले नंबर पे आबादी के हिसाब से चीन है, नंबर 2 पे भारत है। फ़ौज के हिसाब से भी देखें तो ये दुनिया के 2 सबसे बड़े फ़ौज वाले देश हैं, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे फ़ौज की तादाद इंडिया की है। इकोनॉमी में वही है, सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे ज़्यादा नौजवान जो उम्र के लोग हैं वो भी इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लासेस जो है वो भी इंडिया में है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक बड़ा बाज़ार है चीन के लिए। लेकिन अगर इंडिया जिस तरीके से FDI और बाकी चीज़ों में चीन के इस दखल को रोकने की कोशिश जिस तरीके से किया, FDI में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को बदल कर, उससे चीन को और बुरा लगा। कोरोना की तरफ से ध्यान हटाना था और कोरोना में भारत ने सपोर्ट कर दिया अमेरिका समेत 194 कंट्री का कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उससे भी बुरा लग गया।
तो ये 3 अहम वजह थी जिसकी वजह से इस वक्त गलवान घाटी पे तनाव है और चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा, बात करता है, कहता हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं हम दोनों आपस में एक दूसरे को मानेंगे, और फिर वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और उल्टा चीन की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है, चीन के डिफेंस स्पोक्सपर्सन की तरफ से, कि भारत ने उकसाया, हम तो अपने LAC पे थे, भारत ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से LAC क्रॉस करके हमारी तरफ आया और फिर उसने उकसाया और उसकी वजह से ये झड़प हुई जो नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल हो सकता है, जबकि ये सरासर गलत है। सेटेलाइट की तस्वीरें भी आ गई हैं किस तरीके से वहाँ मूवमेंट, उनकी गाड़ियाँ, उनके चॉपर सभी हैं, टेंट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि वो विवादित है उनके लिए, तो वो वैसा होना नहीं चाहिए था। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अब फिर से बातचीत शुरू हुई है और उम्मीद यही करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया वैसे ही कोरोना से परेशान है। कोरोना से कैसे उभरें, इसी में सारी कोशिश, सारे पैसे, सारी ताकत लगी हुई है। अब एक बॉर्डर पे तनाव को लेकर इस तरह की चीज़ें, और कमाल ये देखिए, बेशर्मी बल्कि कहिए, कि जिस चीन ने पूरी दुनिया को इस कोरोना के कहर में डुबा दिया, वही चीन अब इस बॉर्डर को लेके एक नया जो है टेंशन देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त में तो सोचना चाहिए कि यार लोगों की कैसी भलाई हो, कैसे इस कोरोना से, महामारी से लोगों दुनिया को बचाया जाए। और यहाँ पता नहीं, एक तो चीन वैसे ही इतना बड़ा देश है और इतनी ज़मीन लेके और बाकी चीज़ लेके क्या करेगा भाई। कहते हैं कि लालच की कभी कोई इंतहा नहीं होती, भूख मरती नहीं है। तो ऐसे मौके पे जब इंसानियत की तरफ देखना चाहिए, इंसानों को बचाने की सोचनी चाहिए, और ख़ासतौर पे ऐसा मुल्क जो जिम्मेदार है, जिसने पूरी दुनिया को कोरोना दिया है, वो उसके अलावा फिर ये हरकतें करता फिर रहा है। तो दुआ यही है कि ऐसी सारी चीज़ें ठीक हो, और लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत भी बेकार ना जाए, क्योंकि एक बॉर्डर पे जो सिपाही होता है और जिस तरीके से ड्यूटी देता है, उसके लिए अपना वतन, अपना देश सब कुछ होता है। और हम सब तो दूर बैठे होते हैं, हम लोग अगर हिफाजत से हैं तो इसलिए कि वो बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। तो जवानों के अंदर भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। 130 करोड़ हमारी आबादी है। ऐसे किसी भी मुश्किल हालात अगर कोई ऐसा ऊपर वाला करे कि ना आए तो हम सबको एक साथ होना चाहिए अपने तमाम जवानों के साथ, और ये जो शहीद हुए हैं इनके परिवार वाले को भी ऊपर वाला शक्ति दे, और चीन को थोड़ी बुद्धि दे कि ऐसे हालात में इस तरह की चीज़ें और ना करे, और सब कुछ शांत हो, शांति से रहे, यही दुआ है। तो आज कहानी में इतना ही, बहुत सारे आज काम हैं, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल ख़ास भी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के विशेष भी आए, और देखा कल 500वीं कहानी होगी। तो देखते ही देखते 500वें पायदान पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और वादे के मुताबिक कल मैंने कहा था अजीत डोभाल जी की कहानी आपको सुनाएंगे, चूँकि मेरी बहुत कई बार मुलाकात हो चुकी है, ख़ासतौर पे जब वो रिटायर हो गए थे और बाद में जब NSA बने उससे पहले बीच में कई बार स्टूडियो भी आए, दफ्तर भी आए। तो उनकी कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को शायद ना पता हो, हालांकि सोशल मीडिया में आजकल इतनी चीज़ें हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे नहीं पता है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो कल रात 9 बजे मुलाकात होगी 500वीं कहानी के साथ, अजीत डोभाल जी की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।